हाँ, आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस पढ़ेंगे अ, और उसे हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हम सभी ने देखा है, हमारे घर के बाहर लगा रहता है ट्रांसफार्मर। जहां पावर स्टेशन होता है वहां ट्रांसफार्मर लगा रहता है। मोबाइल के अंदर ट्रांसफार्मर है, टेलीविजन के अंदर ट्रांसफार्मर है, या मोस्टली जितनी भी डिवाइसेस हम यूज करते हैं जो अल्टरनेटिव करंट प्रदान करती हैं, उन सभी में ट्रांसफार्मर लगा रहता है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ट्रांसफार्मर होता क्या है और किस तरह से ये वर्क करता है। लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें ट्रांसफार्मर की नीड क्या है। हमारा आज का टॉपिक जो है दैट इज ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा आता है इसमें, हमें ट्रांसफार्मर की क्या नीड है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक हमारा पावर ट्रांसमिशन, ठीक है, पावर ट्रांसमिशन के लिए हमारे पास एक सब स्टेशन होता है, सब स्टेशन। ठीक है, और यहां से हमारे पास वायर के थ्रू पावर ट्रांसमिट होता है। यहां पे सपोज कर लीजिए कि ये हमारा होम है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा हम चाहते हैं कि हमारा पावर ट्रांसमिशन यहां से यहां हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा घर बिल्कुल इसके बगल में है। ठीक है, एक एग्जांपल हमने लिया है जहां पे हमें यहां से पावर ट्रांसमिट करनी है और यहां पे पावर रिसीव करनी है। ठीक है, इट मे बी 100 किलोमीटर अवे, 1000 किलोमीटर अवे, या उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो वायर के थ्रू हमारा पावर ट्रांसमिट हो रहा है। तो देखिए पावर, यहां पे जो पावर है इसको हम कहते हैं पावर इनपुट, मतलब जो हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, और यहां पे जो हमें मिल रहा है दैट इज पावर आउटपुट। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम यहां से देखते हैं कि अगर हमने 100 यूनिट पावर को यहां से ट्रांसमिट किया, तो यहां हमें 65 टू 70 यूनिट्स ही मिलती है। बाकी बीच में क्या होता है, एनर्जी लॉस हो जाता है। यहां पे बीच में हमारे पास एनर्जी लॉस हो जाती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक तरह से हमारा पावर लॉस हो गया। ठीक है, अब ये होता क्यों है? देखिए पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, पावर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट। अब क्या होगा, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ने से आपको पता है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है। ठीक है, वहां पे एक हीट एनर्जी डेवलप होगी एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ठीक है, और जितना ज्यादा करंट होगा उसका स्क्वायर उतना ही ज्यादा होगा और उतनी ही ज्यादा हीट डेवलप होगी। इसका मतलब करंट हमारा जितना ज्यादा होगा उससे हमारी एनर्जी लॉस ज्यादा होने के चांसेस हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमें पावर सेम रखनी है। पावर सेम रखने के लिए पावर हमारे इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब अगर हम आई को कम करते हैं तो हमें वी को इंक्रीज करना पड़ेगा सच दैट कि इनका प्रोडक्ट हमेशा पी के बराबर कांस्टेंट हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम यहां से पावर ट्रांसमिट करते हैं तो यहां पे हम वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं, वोल्टेज बढ़ा देते हैं और करंट को यहां पे कम कर देते हैं, जिससे ये पावर यहां पे मैक्सिमम पहुंच जाए विदाउट या मिनिमम लॉस हो हमारा एनर्जी का। तो बेसिकली हमारा पावर ट्रांसमिशन में एक डिवाइस वर्क करती है जो वोल्टेज को बढ़ा रही है या वोल्टेज को घटा रही है। ठीक है, उसी डिवाइस को हम कहते हैं ट्रांसफार्मर, और इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है हमारे पास। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली जैसे नाम से ही देखिए क्लियर हो रहा है कि ये कोई चीज ट्रांसफॉर्म कर रही है।
तो ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या होता है कि ये पावर को ट्रांसफॉर्म कर रही है एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि वोल्टेज को हम बढ़ाएं या वोल्टेज को घटाएं। तो इसका मतलब ट्रांसफार्मर क्या हो गया? ट्रांसफार्मर इट इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स वोल्टेज और करंट। तो ट्रांसफार्मर हमारी एक ऐसी डिवाइस हो गई जो वोल्टेज को या करंट को ट्रांसफॉर्म करती है, चेंज करती है। तो इसमें हमारे पास ट्रांसफार्मर में दो तरह के ट्रांसफार्मर है। पहला है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये करता है लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। ये कम वोल्टेज को ज्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये पावर सबस्टेशंस में हमारा यूज होता है, वहां पे कम वोल्टेज को हम हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके और पावर ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। दूसरा हमारा आता है स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अच्छा, तो स्टेप डाउन क्या कर रहा है? ये डाउन कर रहा है, यहां से देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि हाई वोल्टेज को ये लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये हमारा यूज होता है एज अ रिसीवर, जो हम होम में इसको रिसीव करते हैं या जिस पॉइंट में हमें जरूरत रहती है। आपने देखा होगा कि 11,000 वोल्ट उससे भी ज्यादा की लाइंस जाती हैं, वहां से एक वायर के थ्रू एक ट्रांसफार्मर हम कनेक्ट कर देते हैं और वो ट्रांसफार्मर हमें 220 वोल्ट सप्लाई देता है। इसका मतलब वो ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है? वो स्टेप डाउन कर रहा है, ठीक है। इस तरह का आपने यूज देखा होगा। मोबाइल में भी देखिए, मोबाइल में जो एडाप्टर आप लगाते हैं, चार्जर का जो एडाप्टर होता है, वो 2 वोल्ट या 3 वोल्ट या 5 वोल्ट तक का वोल्टेज हमें प्रोवाइड करता है। और हमारे सर्किट में कितना वोल्टेज आ रहा है? हमारे सर्किट में जो वोल्टेज आ रहा है 220 आ रहा है, इसका मतलब वो उसको कम कर रहा है। तो वहां पे जो ट्रांसफार्मर लग रहा है दैट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये हमारे बेसिकली दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप अप हो गया और एक स्टेप डाउन हो गया। अच्छा, अब ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ये देखिए, इसका प्रिंसिपल क्या है? ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। हाँ, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है ये समझिए। जैसे एक हमारे पास ये कॉइल है C1 हम ले लेते हैं, और एक यहां पे कॉइल है, इसको C2 कर ले रहे हैं। अगर किसी भी वजह से इस कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा C1 में, ठीक है, किसी भी तरह से, बहुत सारे मेथड्स हमने पढ़े हैं कि हमारा फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है। अगर इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से नेबरिंग कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ वो बाद में इंड्यूस्ड करंट को जनरेट करेगा। तो इस प्रोसेस को द प्रोसेस बाय विच by changing the flux of one coil with the help of any method, if we change the flux of one coil, then there will be an induced EMF produced in the neighboring coil due to the change in the flux of the other coil. That is known as mutual induction, ठीक है। यहां पर सिर्फ एक ही कॉइल होता और इसमें फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ जनरेट होता उसको हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस वो प्रोसेस हो जाता है। तो ये हमारा म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस है, ठीक है। इस प्रिंसिपल पे ये हमारा वर्क करता है। अब देखिए, म्यूचुअल इंडक्शन पे ये वर्क करता है तो इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कैसी होती है? तो कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे हमारे पास दो कॉइल्स होंगे, ठीक है।
एक कॉइल को हम प्राइमरी कहेंगे और दूसरे को सेकेंडरी कहेंगे। तो देखिए ये हमारा एक ये लैमिनेटेड कोर है और ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है। ये हमारा हो गया कोर, ठीक है, और ये बना होता है सॉफ्ट आयरन, ठीक है। सॉफ्ट आयरन का क्यों बनता है अभी इसको हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि यहां पे एक हम कॉइल बनाते हैं और यहां पे एक दूसरा कॉइल बनाते हैं, ठीक है। इस कॉइल को हम इनपुट कहते हैं और यहां से हमने आउटपुट लिया, ठीक है। तो इस कॉइल का नाम हमने रखा प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, और इस कॉइल का नाम हमने रखा सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। और ये दोनों कॉपर के होते हैं, ठीक है। कॉपर इसलिए होता है क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस हमारे पास कम होता है। तो ये कॉइल प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी हो गया। इसको हमने अल्टरनेटिंग सोर्स से यहां पे कनेक्ट कर दिया और इसको भी एक अल्टरनेटिंग सोर्स से यहां पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जनरल हमारा हो गया एक ट्रांसफार्मर का बेसिक डायग्राम। अब देखिए यहां पे आपको ये दिख रहा है कि इस कॉइल में प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है और इसमें ज्यादा है। तो ये डिपेंड करता है कि हमें किस पर्पस के लिए इसे यूज करना है। अगर हमें स्टेप अप के लिए करना है तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि किस में कॉइल्स नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने चाहिए, और अगर हमें स्टेप डाउन के लिए करना है तो किस में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। अब हम लेट कर लेते हैं कि ये जो प्राइमरी कॉइल है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स Np है और ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स Ns है, ठीक है। अब हम क्या करना है, इस कॉइल को हमने एक करंट प्रोवाइड किया और करंट हमारा कैसा है, अल्टरनेटिंग करंट है। तो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो रही है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी वजह से यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, वेरिएबल होगी, क्योंकि यहां पे करंट हमारा कांस्टेंट नहीं है, करंट बढ़ रहा है और घट रहा है। इसका मतलब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी दैट इज आल्सो वेरिंग, ठीक है। तो अब हमने ये देखा कि व्हेनेवर फैराडे ने हमें क्या बताया, फैराडे ने अपने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बताया कि whenever magnetic flux linked with the coil changes, it produces induced EMF, और अगर सेम कॉइल में induced EMF प्रोड्यूस होगा तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे सेल्फ इंडक्शन, और अगर उसकी वजह से नेबरिंग कॉइल में induced EMF चेंज होगा या डेवलप होगा तो उसे हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर हमारा म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। तो सपोज कीजिए कि यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है आपकी, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी कि यहां पे इसमें इंटर करेंगी, ठीक है, ये इसमें इंटर कर रही है और फाइनली ये फिर इसमें आ जा रही है, क्योंकि ये क्लोज लूप फॉर्म करती है, ठीक है। तो यहां पे हम देख करते हैं कि प्राइमरी और ये हो गया हमारा सेकेंडरी, ठीक है। यहां पे एरिया ऑफ कॉइल सेम है, एरिया और इसकी एरिया हमारी दोनों की सेम है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में Np है और यहां पे Ns है। तो हमने ये देखा कि यहां पे करंट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा चेंज हो रहा है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो हमने पढ़ा है कि यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। तो यहां पे हम नेट कर लेते हैं कि हमारे जो फील्ड लाइंस है, जो मतलब फ्लक्स है प्राइमरी का, तो फ्लक्स ऑफ प्राइमरी
ठीक है, ये हमारे पास इसको हमने फ्लक्स, टोटल फ्लक्स ले लिया। 5 इन प्राइमरी, प्राइमरी का फ्लक्स हम ले रहे हैं, ठीक है, हम ले रहे हैं लेट, ठीक है, फ्लक्स इन प्राइमरी इन 1 टर्न, एक टर्न में ये 5, ठीक है। तो टोटल टर्न्स में कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स इन एन पी टर्न्स, ये हो जाएगा हमारे पास एन पी मल्टीप्लाइड बाई 5, क्योंकि एक में 5 है और टोटल टर्न्स एनपी है, तो ये हो जाएगा। सिमिलरली देखिए, ये जितना फ्लक्स यहां से निकल रहा है उतना फ्लक्स सेकेंडरी में जा रहा है। इसका मतलब जितना एक टर्न में, एक टर्न की बात कर रहे हैं, एक टर्न में प्राइमरी में फ्लक्स है उतना ही एक टर्न के सेकेंडरी में फ्लक्स है। तो हमारे पास आ जाएगा फ्लक्स इन 1 टर्न ऑफ सेकेंडरी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 5। अब यहां पे टोटल फ्लक्स जब हम निकालेंगे, टोटल 5 इन सेकेंडरी, तो ये कितना हो जाएगा, NS5, ठीक है। जितना फ्लक्स यहां पे था टोटल टर्म में उतना ही यहां पे भी हो गया, ठीक है। अब हम ये निकालते हैं कि कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा डेवलप हुआ, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना डेवलप हुआ प्राइमरी में और कितना सेकेंडरी में। तो हमें फैराडे ने बताया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, E is equal to माइनस d∅dt। तो यहां पे अगर हम प्राइमरी लेते हैं तो E P हमारे पास कितना हो जाएगा, यहां पे टोटल d∅ कितना है, माइनस NP d∅dt, ठीक है। इसको कर लेना है इक्वेशन 1। सिमिलरली हमारा सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, ES is equal to माइनस NS d∅dt, ये नंबर हो गया। अब देखिए यहां से हम एक रेशियो निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं सेकेंडरी में जितना ईएमएफ है और प्राइमरी में है उन दोनों का रेशियो निकालना चाहते हैं। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ES अपॉन EP। तो देखिए जब इन दोनों का रेशियो हम लेंगे ये, तो ये हमारे पास d∅dt माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो NS अपॉन NP, ये आ जाएगा NS अपॉन NP। मतलब सेकेंडरी कॉइल के ईएमएफ का प्राइमरी कॉइल के ईएमएफ के साथ जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल टू द टर्न इन प्राइमरी कॉइल। और इस टर्न रेशियो, हाँ, तो हमारा इन दोनों को कंपेयर करने के बाद रिजल्ट आया ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी डिवाइडेड बाय ईएमएफ ऑफ प्राइमरी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। और इस रेशियो को NS अपॉन NP के रेशियो को हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो अगर आपको डिफाइन करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, तो ये हो जाएगा इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। अब देखिए जैसा स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि हमारे पास ट्रांसफार्मर दो तरीके के होते हैं, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। तो स्टेप अप में क्या होता है कि हम कम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, इसका मतलब हमारा सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी से ज्यादा होगा, ES इज ग्रेटर देन EP। तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी स्टेप अप ट्रांसफार्मर की।
ठीक है, या इसी को हम कह सकते हैं ns इज ग्रेटर देन np, ये कंडीशन आ गई। अब इसके बाद अगर हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी में देखिए वाला क्या होता है, सेकेंडरी में सॉरी स्टेप डाउन में क्या होगा, स्टेप डाउन में हमारा वोल्टेज ज्यादा रहता है प्राइमरी में और उसको हम सेकेंडरी में कम करते हैं। इसका मतलब हमारे पास जब EP इज ग्रेटर देन ES या NP इज ग्रेटर देन NS हो जाएगा तो ये कंडीशन हो जाएगी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। इन रिलेशंस पे क्वेश्चन भी आता है और ये भी पूछा जाता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स स्टेप अप में किस में कम होते हैं या ज्यादा होते हैं, या स्टेप डाउन में किस में कम होते हैं या किस में ज्यादा होते हैं। अब देखिए हम एक केस एज्यूम करते हैं दैट इज आइडियल ट्रांसफार्मर। तो आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब ये हो गया कि जितना हमने इनपुट पावर दिया उतना हमें आउटपुट पावर मिल रहा है। इसका मतलब यहां पे हो गया इनपुट पावर दैट इज इक्वल टू आउटपुट पावर। इसका मतलब हम एज्यूम करते हैं कि इसमें कोई भी एनर्जी लॉस हमारा किसी भी तरीके का नहीं हो रहा। ठीक है, ये एक आइडियल कंडीशन हमने एज्यूम कर ली। तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VI। ठीक है, ये सारी आरएमएस वैल्यूज में है, हमने यहाँ पे फाई को 1 सपोज कर लिया है। तो इनपुट पावर हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट पावर का मतलब वोल्टेज इन प्राइमरी मल्टीप्लाइड बाय करंट इन प्राइमरी। तो ये हो जाएगा EP IP and that must be equal to output power। आउटपुट पावर में हमारा हो जाएगा वोल्टेज की जगह ES मल्टीप्लाइड बाय IS। तो यहां से अगर हम रेशियो लेते हैं ES अपॉन EP का रेशियो, तो ये हमारे पास आ जा रहा है IS अपॉन IP का रेशियो। ठीक है, करंट के टर्म्स में। अब देखिए यहां से इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को अगर हम कंपेयर करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं ES अपॉन EP दैट इज इक्वल टू NS अपॉन NP एंड दैट इज इक्वल टू IP अपॉन IS। इसका मतलब यहां से हमें रिजल्ट ये मिल रहा है, अगर हम ये देखें सॉरी IP अपॉन IS हो जाएंगे, IP अपॉन IS उल्टा हो गया। यहां से हमें अगर हम सेकेंडरी को देख लेते हैं तो हमारा वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I आ रहा है। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जब हमारा करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज कम हो जाएगा और जब करंट कम होगा तो वोल्टेज होगा, इन ऑर्डर टू कीप द पावर कांस्टेंट। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, पावर ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, करंट को कम कर देते हैं, जिससे हमारा जो एनर्जी लॉस है वो कम से कम हो। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, EMF और करंट में क्या रिलेशन है। तो इस पे कहीं पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है। अब इसके बाद देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस कितने टाइप के होते हैं और वो क्यों होते हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे इसमें। देखिए जैसे हमने बताया कि हमारी आइडियल कंडीशन में कोई भी पावर लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ आइडियल कंडीशन है। प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ लॉस जरूर होता है, कभी हीट के फॉर्म में, कभी साउंड के फॉर्म में, कभी फ्लक्स के फॉर्म में, या और भी तरीके के हमारे लॉस होते हैं, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा जो लॉस है
लॉसेस, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये बहुत तरह के होते हैं। एनसीईआरटी में पहला आपका दिया हुआ है फ्लक्स लीकेज। तो देखिए फ्लक्स लीकेज में होता क्या है। फ्लक्स लीकेज में हमारा, इसको हम इधर बनाते हैं, ये एक प्राइमरी कॉइल है और ये हमारा सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, अब यहां पे हम अल्टरनेटिंग सोर्स से इसको करंट दे रहे हैं। तो करंट देने के बाद यहां पे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी, अगर उसको हम बनाते हैं तो इस तरह से बनेंगी, कुछ ऐसी बनेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहां की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें नहीं जाएंगी, कुछ ना कुछ हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं कि यहां पे फ्लक्स हमारा लीक हो रहा है। लीक होने का मतलब क्या हो गया, जहां जाना चाहिए वहां पे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो फ्लक्स लीकेज का मतलब क्या हुआ कि जितना फ्लक्स प्राइमरी में जनरेट हो रहा है वो सारा फ्लक्स सेकेंडरी में नहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ यहां पे लीक हो जा रहा है। ठीक है, इसी लीकेज को हम कहते हैं फ्लक्स लीकेज। ठीक है, और फ्लक्स लीकेज हमारा क्यों हुआ, क्योंकि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो प्राइमरी में जनरेट हो रही है वो सेकेंडरी में पास नहीं कर रही है। ठीक है, इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज करने के लिए हम यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन कोर को मिनिमाइज करने के लिए हम क्यों यूज करते हैं ये समझिए। देखिए सॉफ्ट आयरन हमारा एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक है, और फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये सारी मैग्नेटिक फील्ड को अपने पास कर लेता है, चाहे अंदर की मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे बाहर किसी भी कॉज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो। इसका मतलब जितना भी यहाँ पे फील्ड जनरेट हो रही है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही हैं वो अपने पास कर लेगा, और अपने पास करेगा तो मैक्सिमम यहाँ से जो भी लाइंस जनरेट होंगी वो इसमें से पास करेंगी। ठीक है, तो एक तो हमारा ये हो गया कि सॉफ्ट आयरन कोर फेरोमैग्नेटिक है इसलिए हम इसे यूज करते हैं। दूसरा, इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी coils on one another। इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की वाइंडिंग एक के ऊपर एक करते हैं। एक के ऊपर एक करने से क्या होगा कि एक से जो जनरेट हो रहा है वो दूसरे से पास करेगा ही। तो इस तरह से भी हम फ्लक्स लीकेज या फ्लक्स लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। अब दूसरा देखिए हमारे पास आता है वो है रेजिस्टेंस। जो सेकंड केस है दैट इज रेजिस्टेंस। सेकंड है एनर्जी लॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। ठीक है, यहां देखिए ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, किसी भी मटेरियल के बने होंगे, यहां आपने इसको कॉपर का एज्यूम किया है, तो इन वायर्स का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा हीट जनरेट होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिसका रेजिस्टेंस कम हो, इसलिए हम यहाँ पे कॉपर की वाइंडिंग यूज करते हैं एज अ कॉइल। ठीक है, बात समझ में आ गई कि जितना ज्यादा हीट होगा इस वायर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस होगा तो ये भी हीट जनरेट करेगा और हमारी एनर्जी किसी न किसी तरह से लॉस हो रही है। इसलिए हम यहाँ पे कॉपर को यूज करते हैं क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है। अच्छा,
दूसरी बात समझिए कि हम इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, R is equal to rho L upon E. Resistance is inversely proportional to area of the coil. इसका मतलब है एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और हमें क्या चाहिए, हमें रेजिस्टेंस को कम करना है जिससे हमारा हीट लॉस कम हो। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं थिक वायर्स। थिक वायर्स, तो जब थिक वायर हम यूज करेंगे तो एरिया बढ़ जाएगा, और एरिया जब बढ़ जाएगा तो हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो हीट कम हो जाएगा। तो इस तरह से एनर्जी लॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये दो हो गया। तीसरा देखिए क्या होता है, तीसरा हमारा है एडी करंट लॉस। ठीक है, एडी करंट लॉस। थर्ड है एडी करंट लॉस। ठीक है, तो पहले ही समझिए कि एडी करंट्स होती क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमें ये जानकारी मिली कि अगर ये कोई कॉइल है, ठीक है, ये एक कॉइल है और इसके पास हम एक मैग्नेट को लाते हैं, ठीक है, मैग्नेट को इसके पास ला रहे हैं तो यहां पे फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा इसका मतलब यहां पे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, और जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि जो कॉज उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसका वो अपोज करता है। ठीक है, तो इस वजह से यहां पे एक फेनोमेनन होता है, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ का, और एक बैक ईएमएफ जनरेट होती है जो अपने कॉज को, जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है, उसको अपोज करती है। अब सपोज कीजिए कि यहां पे हमने एक सॉफ्ट आयरन लिया, सॉफ्ट आयरन, ठीक है, और यहां से हम फिर एक मैग्नेट लेके आ रहे हैं नॉर्थ साउथ, फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या यहां पे करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, हमें ये पता है कि ये सॉफ्ट आयरन एक मटेरियल है, ये जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। अब इसकी वजह से यहां पे फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा। क्लियर, तो अपोज करने में क्या होता है कि इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लगते हैं। ठीक है, अगर और ज्यादा पोजीशन होगा तो और ज्यादा मूव करेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तो एक तरह से जैसे हमारा हम देखते हैं नदी में भंवर आती है, ऐसे ऐसे राउंड राउंड घूमती है, तो यहां पे ऐसे सर्कुलर करंट्स डेवलप होंगे बिकॉज ऑफ दिस। अगर ये मेटल प्लेट है हमारे पास, सॉफ्ट आयरन है तो, और इसी करंट को, क्योंकि इसका शेप इस तरह से होता है, इसको हम एडी करंट कहते हैं। ठीक है, तो अब एडी करंट लॉस को समझने के लिए देखिए, जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ये दो जगह जनरेट होता है। ठीक है, एक तो कॉइल में, ये जो कॉइल्स है, और दूसरा कोर में। कोर का मतलब ये जो मेटेलिक पार्ट है इसमें भी जनरेट हो रहा है। तो इसमें जनरेट होगा तो यहां पे क्या होगा कि एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे, एडी करंट प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो अब एडी करंट जो प्रोड्यूस होंगे तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये समझिए। ठीक है, इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे देखिए ये हमारा एक कॉइल है, कोर है मान लीजिए, ये हमारा एक कोर है। ठीक है, और हम इसे एज्यूम कर रहे हैं कि ये क्यूबॉइडल है, लेकिन ये क्यूबॉइडल नहीं है। हम यहां क्या करते हैं, अलग अलग प्लेन शीट्स रखते हैं, जैसे एक ये प्लेन शीट हो गई, इसके बाद एक दूसरी शीट रखी, तीसरी शीट रखी, ऐसे बहुत सारी शीट्स हमने रख दी, और यहां पे हम क्या करते हैं, इन शीट्स को लैमिनेट कर देते हैं। मींस वी यूज लैमिनेटेड कोर। ठीक है, तो लैमिनेटेड कोर करने के बाद और क्या होता है, इसके बाद यहां पे जो दूसरी शीट होगी, ठीक है, इसके बीच में हम एक इंसुलेटिंग लिक्विड
फिल्टर होते हैं। इंसुलेटिंग लिक्विड फिल करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो पहली शीट है इसमें जो एडी करंट जनरेट हुआ है ये दूसरे में पास नहीं होगा, दूसरे में जो जनरेट हुआ है तीसरे में पास नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टिंग मीडियम नहीं है। उसको हमने इंसुलेटिंग लिक्विड से फिल कर दिया और हर एक प्लेट को हमने क्या कर दिया, लैमिनेट कर दिया। तो इस तरह से हमारा एडी करंट एक शीट से दूसरे शीट में, एक कोर से दूसरे कोर में पास नहीं होगा और हमारा एडी करंट मिनिमाइज हो जाएगा यहां पे। ठीक है, अब चौथा आता है हमारा हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक है, चौथा हमारा है हिस्टेरिसिस लॉस। तो देखिए फोर्थ हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक है, तो हिस्टेरिसिस लॉस का मतलब क्या होता है कि हमारा जो मटेरियल है, ठीक है, वो मटेरियल एक बार मैग्नेटाइज हो रहा है, फिर डीमैग्नेटाइज हो रहा है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा करंट यहां पे, करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो करंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो एक बार मटेरियल हमारा मैग्नेटाइज होगा और डीमैग्नेटाइज होगा। ये हम पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि हमारा एक हिस्टेरिसिस कर्व बनता है। ठीक है, ये हमारे पास I और H के बीच में जब हम कर्व बनाते हैं तो ये ऐसे गया, ठीक है, ये ऐसे आया, फिर ये ऐसे गया, ये। ठीक है, तो ये जो एरिया होती है हमारी, यहां पे एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितनी ज्यादा एरिया होगी ये एरिया, उतनी ही ज्यादा यहाँ पे एनर्जी होगी। एक बार ये मैग्नेटाइज हो रहा है, फिर डीमैग्नेटाइज हो रहा है, फिर ऐसे आ रहा है। अच्छा, तो इसको हम मिनिमाइज करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन को यूज करने के पीछे हमारा रीजन क्या है कि इसका जो I और H कर्व बनता है ये बहुत ही पतला बनता है, ये इस तरह से बनेगा। तो इसकी एरिया क्या हो गई, कम हो गई, तो एनर्जी लॉस हमारा कम हो जाएगा। यहां में स्टील भी या और भी कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सॉफ्ट आयरन होता है उसका जो हिस्टेरिसिस कर्व होता है वो बहुत पतला होता है, उसकी एनर्जी बहुत कम होती है और वो एनर्जी लॉस को मिनिमाइज कर सकता है। इसलिए हम यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर को यूज करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि सॉफ्ट आयरन को हम क्यों यूज करते हैं। तो सॉफ्ट आयरन हमारा मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज जल्दी हो जाता है। ठीक है, और उसके बीच में क्या होता है कि इसकी जो I H कर्व की एरिया होती है ये मिनिमम होती है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं कि इसकी एनर्जी हमारी लॉस यहाँ पे कम हो जाए। दूसरा, सॉफ्ट आयरन हमारा क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने पास लाता है जिससे फ्लक्स लीकेज हमारे पास कम हो जाता है। तो ये हो गया हमारा हिस्टेरिसिस लॉस। अब देखिए और भी तरह के यहाँ पे लॉस दिए हुए हैं। एक हमारा है यहाँ पे, इसको कहते हैं हमिंग साउंड प्रोड्यूस होता है या साउंड एनर्जी लॉस। साउंड एनर्जी लॉस, यहां पे एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं हमिंग साउंड। देखिए क्या होता है कि ये जो कोर है एक बार मैग्नेटाइज हुआ और एक बार डीमैग्नेटाइज हुआ, तो इस प्रोसेस में बार बार जब ये प्रोसेस रिपीट होता है तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, और लेंथ इंक्रीज होती है तो एक बार मैग्नेटाइज हुआ फिर आके टकराया, फिर डीमैग्नेटाइज हुआ वापस फिर आके टकराया। तो इस तरह से जब ये टकराएगा तो यहाँ पे हमिंग साउंड प्रोड्यूस होती है इस तरह की, जैसे आपकी मधुमक्खियां होती हैं जिस तरह का साउंड प्रोड्यूस करती हैं, तो वो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड, क्योंकि हम तो चाहते नहीं थे कि साउंड इससे प्रोड्यूस हो, तो ये भी साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है। यहां पे भी एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही है और उस साउंड को कहते हैं हमिंग साउंड। तो हमिंग साउंड लॉस भी हो रहा है, ये साउंड लॉस भी होगा। तो इस तरह के हमारे इसमें बहुत सारे एनर्जी लॉसेस होते हैं। ठीक है, और
इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हिस्टेरेसिस लॉस क्यों होता है, क्या होता है, सॉफ्ट टाइमिंग कोड क्यों यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इसमें अच्छे से कवर करनी है। और इस पे एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, चाहे शॉर्ट में पूछा जाए या कभी-कभी ये लॉन्ग आंसर टाइप में भी आ जाता है। तो ये सारी चीजें हो गई ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। अब नेक्स्ट हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो रहा है। अब नेक्स्ट हम न्यू चैप्टर स्टार्ट